हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन और वन मोर वीडियो। ये बेसिकली एजुकेशनल वीडियो रहेगा जो मैं जनरली सैटरडे को डालता हूँ। मेरी कोशिश सैटरडे संडे में रहती है, लेकिन इस बार सैटरडे संडे को मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं डाल पाया। तो उसकी जगह मैं ये आज एक्चुअली लेकर आया हूँ। इसमें मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा 12,100 12,500 मुझे क्यों लगता है कि इस रेंज में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था जिसका मैंने जवाब भी दिया था उनको कि मुझे क्यों लग रहा है। तब मैंने एक्चुअली सिंपल बता दिया था कि फिबोनाची कैलकुलेशन पे ये बेस्ड है, लेकिन ये किस तरीके से बेस्ड है ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, और किस तरीके से हम एक्चुअली ये जो फिबोनाची और एलिट वेव पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एजुकेटिव रहेगा और शायद आपको अच्छा भी लगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, जो भी देखें नए दर्शक जो भी नए हों वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ट्रेड की कुछ बारीकियाँ समझ सकें। ये कई सारी बारीकियों में से एक बारीकी है, जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स बिगिन आवर एनालिसिस। ये मेरा डिस्क्लेमर है एंड दिस एलिट वेव्स। सबसे पहले एलिट वेव्स का देख लेते हैं क्या होता है। कि एलिट वेव्स एक्चुअली 1930s के आसपास ये पैटर्न लाया गया था। इसमें ये बताया गया था कि शेयर जो होता है, शेयर मार्केट मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट होता है, वो वेव पैटर्न में मूव करता है। वेव पैटर्न का मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसे आप बहुत ही लेमन टर्म में समझ सकते हैं। अब इस वेव पैटर्न में कई तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें एलिट वेव ने कहा था कि ये 5 वेव पैटर्न होता है, जिसमें 2 करेक्शन वेव्स होती हैं और 3 इम्पल्सिव वेव्स होती हैं। इसको मेजर वेव भी बोलते हैं, डोमिनेंट वेव्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, जैसे जो टॉप वाला जो है ये जो आप ये जो देख रहे हैं इसमें, ये 1, ये 3 और ये 5 ना, ये बेसिकली मेजर वेव्स हैं, है ना। और ये जो 2 एंड 4 है, ये वाली ये बेसिकली ये जो लाइन है, ये बेसिकली क्या है, ये करेक्शन वेव्स हैं। तो ये हमें एक्चुअली समझना इम्पोर्टेंट कि कौन सी वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये आपको दिखाया गया ये इमेज। हाँ सॉरी, हाँ। एलिट वेव में क्या होता है कि 5 डोमिनेंट पैटर्न होता है, जिसमें 3 इंपल्सिव वेव जो मैंने आपको बताई 1, 3 एंड 5 होती हैं, और 2 करेक्शन वेव जो 2 एंड 4 होती हैं। अब इस वेव्स में भी क्या होता है कि आपको छोटी सी सब वेव्स दिखाई देंगी। जो ये सेकंड वाली वेव्स है ना, ये बेसिकली ये वाली ये छोटी छोटी वेव्स है ना, ये सब वेव्स हैं, ये और भी माइनर वेव्स हैं इस तरीके से। तो ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इसमें जो मेजर वेव होती है उसमें सब वेव्स होती हैं। इसकी कैलकुलेशन लगभग काउंटिंग 89 और 55 है कि एक बड़ी वेव्स के अंदर जो पूरा 5 का पैटर्न होता है, उसमें 89 मेजर मतलब लॉन्ग टर्म वेव्स जो अपर मूव हो रहा है तो अपर साइड की वेव्स होंगी, और 55 करेक्शन वेव्स होंगी। अगर डाउनवर्ड मूव है तो वही डाउन साइड की 89 होंगी, 55 करेक्शन की होंगी, यानी अपवर्ड मूवमेंट रहेगा। तो ये इस तरीके से रहता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा वो अपने व्यू पॉइंट से बताऊंगा, जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो ये इस तरीके से है। और इसमें जो वेल्थ वेव्स पैटर्न होता है, जो ये 5 पैटर्न होता है, ये एक्चुअली किस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। असल में क्या है कि जिसको देखिए, अगर आप बहुत शॉर्ट उस पर देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरली इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये इतनी रिलायबल नहीं होती। पहली बात तो एक्चुअली इनको पहचानना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि एलिट वेव शुरू होगी और आपको दिख जाएगी, ये कभी भी किसी को नहीं दिखाई देती। आप पहली और दूसरी वेव का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। जब फर्स्ट और सेकंड वेव अकॉर्डिंग टू मी जब बन जाती है, जो मैंने आज तक एनालाइज़ किया है, फर्स्ट और सेकंड वेव के बारे में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन जब ये दोनों बन जाती है तब आप थर्ड वेव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बेसिकली यहीं पे वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन थर्ड वेव होती है जो काफ़ी लंबी चल सकती है। अगर आप 2016 का आई थिंक चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर यह इस तरीके से वेव पैटर्न है, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वेव ऑब्जर्व हुई है, और फिर उसने थर्ड वेव के लिए जो डिस्टेंस बताया वो लगभग मतलब जो लेंथ होनी चाहिए वो लगभग अचीव करिए। लेकिन उसको अचीव करने में उसको लगे करीब 8 से 9 महीने।
इसलिए मैं आपको कहा था कि ये जो एलिट वेव्स होती है वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहता है। इसका भी एक रेशियो होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, किस तरीके से आप अपने जो पोर्टफोलियो उसको एडजस्टमेंट करेंगे। मैं जनरली जो करता हूँ, अपना 1/3 पोर्टफोलियो जो है वो मेजर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखता हूँ। 2/3 में मैं शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करता हूँ, जिसमें सब चीज़ें ऑप्शन भी इन्वॉल्व है, डेली मूवमेंट का कैश सेगमेंट भी इन्वॉल्व है और कई फ्यूचर्स वगैरह भी इन्वॉल्व है। जो भी मतलब मैं करता हूँ वो 2/3 से करता हूँ, 1/3 में काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखता हूँ। जनरली मेरा ये मानना है। बाकी आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, आप कैसे भी कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको सही समझे, जैसा आपको अच्छा लगे। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन मैंने आपको सजेस्ट किया ही था कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो होती है एलिट वेव्स में, उसमें काफ़ी सारी और माइनर वेव्स हैं। 89 जो है शॉर्ट टर्म वेव्स हैं, और जैसे ये है ना इनका कैलकुलेशन जो है 89 इसमें शॉर्ट टर्म वेव्स होंगी, मतलब जो जिसको मतलब अपवर्ड मूवमेंट वेव कहेंगे। और 55 है ना जो इसमें करेक्शन वेव्स होंगी, इसको कैलकुलेट करेंगे ना एक पूरे वेव को। ये पूरा 5 एक वन पैटर्न है। अब अपने को जब कैलकुलेट करनी शॉर्ट वेव्स तो ये पूरी इसमें कैलकुलेट होगी, तो इस तरीके से ये। अब ये देखना है कि क्या 5 वेव पैटर्न ऑलवेज अपीयर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एलिट वेव ने तो जरूर 5 पैटर्न दिया होगा और हो सकता है उस वक्त ऑब्जर्व भी होता होगा, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से इसको ऑब्जर्व नहीं किया है। और जिस मैं जनरली 1 डे चार्ट इस्तेमाल करता हूँ, जनरली 1 वीक का भी यूज़ करता हूँ, बट 1 वीक से ज़्यादा तो मैं थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ। 1 वीक जनरली मैं उतना ही यूज़ करता हूँ। तो 1 डे 1 वीक और जो भी आर्ली चार्ट्स है उनमें मुझे तो कभी 5 पैटर्न वेव्स कभी अपीयर दिखे हुई होती हुई दिखी नहीं। तो मेरे लिए जो जनरली रहता है ना, वो जो सबसे बढ़िया रहता है वो 3 वेव पैटर्न रहता है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। थर्ड वेव पे जनरली आई एंड द गेम, कि जो जहाँ तक मेरा टारगेट है अगर वो वहाँ तक अचीव हो जाता है तो मैं उससे बाहर आ जाता हूँ, और फिर मैं किसी और तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है, क्योंकि ये भी एक्चुअली एक पैटर्न है। और देखिए जो आप अपने वैसे जो भी नए हैं उनकी मैं कह नहीं सकता, जो थोड़े पुराने हैं वो समझ गए होंगे कि जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो स्टॉक मार्केट में नहीं चलती हैं, एग्जैक्टली नहीं चलती हैं। तो उसको क्या होता है कि अपने एक्सपीरियंस से अपने को प्रैक्टिकली लेकर आना होता है। जब हम प्रैक्टिकली लेके आते हैं तो उसमें जनरली सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मुझे यकीन है कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे, अगर आप कोई बहुत ही बुरा इंसिडेंट ना हो जाए या किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन अपनी एनालिसिस आप ज़रूर करिएगा किसी तरह का ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि पैसे आपके तो थोड़ा रिस्क भी आपका ही है और प्रॉफिट भी आपका ही है, दोनों चीज़ें। ये थियोरेटिकल सब वेव्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, क्या ये भी अपीयर होती है? ये छोटी वाली जो वेव्स की बात हम कर रहे हैं, ये इसमें 89 और इस तरीके से ये जैसे 3 का पैटर्न है करेक्शन वेव्स में ये, तो क्या ये अपीयर होता है? अब मैं ये कहूँगा कि ये मैंने तो इतना डिटेल में कभी नहीं देखा। मतलब अपीयर हो जाते हैं, कोई भी एक बड़ी वेव होती है, मान लीजिए अगर लंबा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो उसमें कई सारी अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इतने होंगे ये तो मैंने ना कभी ऑब्जर्व किया है ना मैंने देखा है। तो अगर आपको में किसी को मिले तो ज़रूर बताइएगा। तो मुझे लगता है कि जो 5 वेव पैटर्न है ये भी थोड़ा सा क्या है कि एक तरह का एंकर क्रिएट कर देता है दिमाग में, जिससे हमें नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, क्योंकि हम वेट करेंगे फोर्थ हो गई या फिफ्थ का वेट करेंगे, फिफ्थ आई नहीं और आपके पैसे जो इन्वेस्टमेंट में आपने जो अर्न किया था वो सारा चला गया या कम हो गया। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए मैं जनरली क्या 3 वे पैटर्न यूज़ करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो मेरा टारगेट अचीव हो गया देन वी आर आउट, इट्स गुड। और सब वेव्स भी मैंने कभी इसको इतना ज़्यादा एम्फेसिस किया नहीं, और मुझे लगता नहीं कि ये हो भी सकता है। मतलब इतना डिटेल में जैसे दिखाया हुआ है थियोरेटिकली बुक्स वगैरह में उतना ही है, तो ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। देखिए ये लिखा हुआ द कंप्लीट वेव पैटर्न इंक्लूड 89 सब वेव्स फॉलोड बाय कंप्लीटेड करेक्टिव पैटर्न ऑफ 55 वेव एज पर थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, और मुझे नहीं लगता कि इसको थ्योरी से ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत है। हाँ, अब करेक्शन कब अपीयर होता है? एलिट वेव में ये तो हमने देख लिया 1 वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव ये अपीयर होती है, लेकिन सेकंड वेव अपीयर कब होगी? जो ये वाली वेव है, ये बेसिकली ये वाली वेव कब अपीयर होगी, ये है एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें समझने की।
ये एक्चुअली क्या फिबोनाची पे कैलकुलेशन पे एम्फेसिस रहता है कि कब अपीयर होती है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एलर्ट वेव्स। ये भी आप हम कोई भी ट्रेड करेंगे एलर्ट वेव्स के आधार पर, तो इसको हम अपने दिमाग पर रखेंगे कि जब भी थ्री वेव, जो थर्ड वेव है जो भी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है कि जो मार्केट में न्यूज़ होगी वो जनरली नेगेटिव होगी, और जो मार्केट के जितने भी जानकार होंगे वो भी जनरली क्या होता है कि मतलब अच्छे जानकार जो अपने को बताते हैं कि आप न्यूज़ सुन रहे हैं दोनों तरह की, जैसे एक जगह न्यूज़ चल रही होगी पॉजिटिव, लेकिन एक जगह काफ़ी हद तक न्यूज़ चल रही होगी नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये अचीव, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये बुरी खबरें आ रही हैं, ये सारी खबरें आएंगी। ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग है ना, न्यूज़ से नहीं होती है। ट्रेडिंग एक अलग तरह का कैलकुलेशन है, इसमें अपन सिर्फ न्यूज़ बेस नहीं कर सकते। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म 1 2 3 डेज मैक्सिमम, ज़्यादा इतना मान लीजिए, ज़्यादा नहीं, है ना। या इंटरडे आप मान लीजिए, जो इंटरडे में होता है मूवमेंट कैसा भी हो सकता है बहुत ही बुरी खबर हो और मार्केट का मूवमेंट इतना अच्छा हो जाए कि आप पूछें ही नहीं। जैसे इन्फोसिस के साथ हुआ था। H1B1 वीज़ा पे जब H1 वीज़ा पे जब रोक लगाई गई थी, तो उस सबसे ज़्यादा नुकसान इन्फोसिस को होता है और सबसे ज़्यादा अब मूव उसी ने लिया, अगर हम देखें, और कईयों को बहुत नुकसान भी हुआ इसमें, क्योंकि जिस दिन उसके रिज़ल्ट अनाउंस होने थे उस दिन बहुत लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे और वो ऊपर चला गया, तो उसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया। मैंने काफ़ी मतलब लोगों से सुना और पढ़ा भी इस बारे में। एक्चुअली क्या था कि ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन थी। थियोरेटिकली क्या होता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना जनरली, उस दिन मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, ये एक कैलकुलेशन रहती है। मतलब जो कॉल होती है उसकी प्रीमियम क्या एकदम से घट जाती है, तो आपको क्या शॉर्ट होगा ना, तो आपको जनरली फ़ायदा होगा, ये है। लेकिन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन मैं काफ़ी मतलब पिछले 1.5 2 साल से देख रहा हूँ कि वो चल नहीं रही है, तो अपने को भी थोड़ा सा समय के साथ बदलना चाहिए। अब जो चीज़ पिछले 10 बार नहीं चली, तो वो जनरली अगली 2 बार भी चलेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप करें, कि आप थोड़ा सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें, या अपनी जो थिंकिंग है, नॉलेज है, जो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया उसका भी इस्तेमाल करें। जो वेव 3 है, एक्चुअली वेव 3 में मेरा एम्फेसिस इसलिए कि मैंने कहा कि 1 और 2 तो हम पहचान ही नहीं सकते। जो थर्ड वेव है, जब फर्स्ट और सेकंड वेव बन जाएगी तभी हम थर्ड वेव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ ये अब थर्ड वेव है। तो उसमें उस पर इसलिए एम्फेसिस है कि जो थर्ड वेव होगी, जो फर्स्ट वेव होती है उसका 1.6 टाइम्स रहती है। यानी अगर फर्स्ट वेव 10 मीटर की है, मतलब 10 मीटर में वैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1000 पॉइंट्स की है, तो जो थर्ड वेव होगी वो मिनिमम 1600 के अराउंड रहेगी। अब 1600 का अराउंड कितना ऐसे इसलिए रहता है कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 1600 अप मूव लेके रुक जाएगी, वो 1700 1800 पे भी जा सकती है, और थोड़ा 1300 1400 पे भी रुक सकती है। तो अपने को क्या होता है कि उसके हिसाब से अपने देखना होता है कि हमें कहाँ से ट्रेड में एग्जिट करना है, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से एग्जिट करना है। मैं जनरली इससे मैं 10% पे ही निकल जाता हूँ, 10 to 12। मैं ज़्यादा लंबा वेट नहीं करता। अगर मुझे पैटर्न मिल जाता है तो मैं जनरली 10 to 12% पे भी निकल जाता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि उससे लंबा जाएगा तो उससे ज़्यादा लंबा भी मैं रह सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं। और भी क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेशन नहीं करते, ये एक पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे डाटा पैटर्न जो हम निफ्टी वगैरह में एनालाइज करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अलावा जो कैश सेगमेंट होता है, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बेसिस पे होता है। तो लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ एलर्ट वेव पे पैटर्न पर जब भी मैं रखूँगा तो 12% के आसपास मैं जनरली, जैसे 1600 का मूव देखा तो मैं 1200 के मूव के आसपास ही एग्जिट करने की कोशिश करूँगा, या अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत कम कर दूंगा, ताकि अगर करेक्शन आ भी जाए तो मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। हाँ, अब जो थर्ड वेव पैटर्न जो ये फिफ्थ के लिए बेसिकली, हालांकि अपने कोई काम की नहीं है, तो मतलब आपको बताने के लिए एजुकेशन पर्पज से, जनरली वैसे मैं अकॉर्डिंग टू मी ये प्रैक्टिकल ट्रेड के लिए नहीं है, कि जब भी फिफ्थ वेव होती है जो, तब हमेशा न्यूज़ बहुत अच्छी होंगी, बियर्स को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा जाएगा कि तो ये इनको कुछ नहीं आता, निकम्मे ये, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे आपने जनवरी में देखा हुआ, मार्केट बहुत बहुत हाई था और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, और अचानक से कोरोना आ गया। तो इस तरीके की रहता है कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए तो थोड़ा मार्केट में संभलने का टाइम हो जाता है, या अपनी रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए अपने पोजीशन को एडजस्टमेंट करने का टाइम आ जाता है। अब हाँ, जो हमारा सवाल था यहाँ पर कि व्हेन डज करेक्शन अपीयर्स इन वेव, कि जो वेव्स है उसमें करेक्शन कैसे अपीयर होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये थर्ड वेव अब ख़त्म होने को आ रही है। इसके लिए जो जनरली यूज़ होता है वो फिबोनाची टर्म यूज़ होता है। फिबोनाची कैलकुलेशंस में क्या होता है कि ये शायद कोई हज़ारों साल पहले बनाई गई थी, कहते हैं इंडिया से ही बनी थी, जो भी है।
इसमें क्या होता है कि इसमें देखा गया है हर जो नंबर होता है ये नेचुरल नंबर्स पे आधारित होती है, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 इस पे होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ऐसे होती है कि पहला नंबर 0 है तो दूसरा नंबर 1 है, ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर होगा वो 0 + 1 का इक्वलेंट होगा, तो 0 + 1 = 1, तो थर्ड नंबर भी 1 है ना कि 2, ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे, है ना। और जो फोर्थ नंबर है, और सॉरी फिफ्थ नंबर है, वो 3 है, वो कैसे कि उसके जो प्रेसिडिंग 2 नंबर्स है, जो उसके पहले के 2 नंबर है 1 + 2 उस पर बेस्ड है, 5 है जो 2 + 3 पर 8 है, वो 3 + 5 है, इस तरीके से। और इनका आप जब भी डिवीजन करेंगे तो इसमें 61 का एक रेशियो आता है, 0.61 आंसर आएगा। अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो आप करके भी देख लीजिएगा, लेकिन आप ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को डिवाइड करके देखिए, जैसे 89 से हम 55 को डिवाइड करें तो 0.61 आएगा, 34 को 89 से डिवाइड करें 0.38 आएगा, इस तरीके से, है ना। ये चीज़ क्या होती है कि ये एक मार्केट में ऑब्जर्व हुआ है कि जनरली इस लेवल से, इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से भी बोलते हैं, जनरली इस लेवल से मार्केट वापस करेक्शन दिखाता है या नीचे की तरफ आता है। ये जब बियरिश मार्केट होता है तब भी काम बताते हैं, ये मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है, और जब बुलिश मार्केट होता है तब भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसके बेसिस पे क्या होता है, जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का मैंने एक तरीका अपने निफ्टी वगैरह में दिखाया था कि आप जो लेफ्ट साइड में जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट होगा। उसके अलावा हम फिबोनाची से भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ होगा, और ये कई में मतलब मैंने देखा 70 to 80% टाइम में ये ठीक रहता है। 80% फिबोनाची का करेक्शन और मतलब जो कैलकुलेशन होता है वो सही रहता है, उससे हम काफ़ी हद तक पता लगा लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और मार्केट का मूवमेंट भी देखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो चीज़ होती है वो शुरुआत होती है कि एक्चुअली क्या है कि जो वेव की शुरुआत है पहले वेव की, वो कहाँ से हुई और कैसे हुई ये पता लगाना बहुत ही ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जनरली अपन 50-50 है, इसमें समझिए 50-50 टाइम से हम पता कर सकते हैं, 50-50 टाइम हमें पता नहीं कर पाते। अब ये फिबोनाची और एलएटीएक्स यूज़ कैसे होती है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो आप यूँ कहेंगे लेमन टर्म में जो मैंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं इन जनरल, ये क्या चेंज भी हो जाता है सब्जेक्ट टू सिचुएशन, और भी जो भी है मार्केट कंडीशन एवरीथिंग एवरीथिंग है, लेकिन जो मैं अपने रूल बनाए हुए हैं जो मुझे लगता है कि शायद आपको भी यूज़फुल रह सकते हैं, वो ये है कि जब भी शॉर्ट टर्म ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो, जनरली ऑप्शन का जो ट्रेड होता है शॉर्ट टर्म के लिए मैं जनरली ऑप्शन से यूज़ करता हूँ कभी कभी। अब जैसे मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ किस तरीके से ऑप्शंस का कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन में अगर मैं सब कुछ सही बैठता है और शॉर्ट टर्म का ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसमें एक फिबोनाची का यूज़ भी करते हैं, अगर वो उस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में ट्रेडिंग की जाती है, क्योंकि जनरली अगर सपोर्ट है तो बाउंस बैक करेगा और रेजिस्टेंस है तो रिबाउंड नीचे की तरफ आ जाएगा और करेक्शन दिखाएगा, तो वहाँ पर आप ऑप्शंस में सेल करके या पुट बाय करके इस तरीके से या कॉल बाय करके जो भी है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। लेकिन अगर आप वेव पैटर्न में कहीं बीच में फंसे हुए हैं, बीच इन द सेंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, इस जगह के आसपास है मान लीजिए, अब वेव तो शुरू होगी यहाँ से 2 से और 3 के बीच में, है ना, लेकिन आप यहाँ फंसे हुए हैं अपनी कैलकुलेशन में, जो ये मैंने बीच में गोला सा बनाया ना, यहाँ कहीं फंसे हुए हैं, तो क्या होगा इस जगह क्या होगा, इस जगह अगर आप ऑप्शन पर ट्रेडिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कितना भी मूव किसी वक्त भी आ सकता है। तो ये जनरली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है या कैश सेगमेंट का ट्रेडिंग के लिए होता है, इसमें फ़ायदा आपको थोड़ा सा कम होगा लेकिन नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप कैश को वापस एवरेजिंग कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक इसको संभाल सकते हैं। हाँ, और फोमोज है ना, न्यूज़ पे भी हमेशा ध्यान रखिए, जो फोमोज होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो बोलते हैं कि अब अरे मैं पीछे रह गया, पीछे रह गया, ये जनरली रिट्रेसमेंट लेवल्स पे क्या बुल मार्केट में रिट्रेसमेंट लेवल पे यानी ऊपर की तरफ जाते वक्त ये क्रिएट किया जाता है। और अगर आप जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि मैं लेंथ की वेव के बीच में कभी भी नेकेड ऑप्शंस नहीं बाय करता, अगर मैं ऑप्शन भी करने होता हूँ जनरली मैं हैज करता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं मुझे मतलब लॉन्ग टर्म में लगा कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको और बताने वाला था, ये जो डिवीज़न है ये एक्चुअली सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे, ये 0.61 0.38 0.23, ये असल में क्या होता है कि जैसे कि आपने फर्स्ट वेव ऑब्जर्व कर ली, फर्स्ट वेव में क्या होता है कि जो अगर हम बेस से हाइट लेंगे
जैसे मान लीजिए कि मार्केट 10,000 पे है ना, तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा, जो फर्स्ट वेव होगी, वो जल्दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में और एलिट वेव में हम कैलकुलेट करें तो 23% पे होती है। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी 10,000 पे है, बेस मान लीजिए हमने 10,000 माना, तो 11,230 पर ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट होगा। यानी जो ये वेव वन है, ये जो वेव वन का जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना, ये अगर 10,000 है ना, तो ये 11,230 पर होगा, ये वाले जो पॉइंट होगा। तो इससे क्या होता है कि हम रिट्रेसमेंट, इससे हम एक्चुअली एलिट वेव को पहचानने में मदद करते हैं। और जो सेकेंड वेव होती है, ये वाली जो सेकेंड वेव का जो होता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट पर करेक्शन स्टार्ट होगा तो सेकेंड वेव तक आएगा, तो ये सेकेंड वेव होती है ये मिनिमम 0.38% होती है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, और ये जो सेकेंड वेव है वो एक्चुअली 50% तक भी हो सकती है। यानी ये जो वेव बनेगी, ये जो रिट्रेसमेंट आएगा ना, ये जनरली जो इस फर्स्ट वेव का है, ये इसका हाफ तक हो सकता है। यानी अगर 10,000 तक मान लीजिए मार्केट गया, हम ये मान लें, तो ये जो रिट्रेसमेंट है 5,000 लेवल तक आ सकता है। ये मतलब एक लेंथ, सिंगल लेंथ गई हो, जैसे सिंगल मूवमेंट मान लीजिए वो लगातार बढ़ता ही गया वो मार्केट, और 1,000 पॉइंट उसने इंक्रीज़ कर लिया। अब वहाँ अगर करेक्शन आएगा एलिट वेव को देखते हुए, तो क्या होगा, वो 500 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है। अगर 23% पे नहीं होगा तो फिर 38% पे होगा, और उस पर नहीं होगा तो 61% पे होगा। तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेवल होता है। हाँ, इसमें जो सबसे एक और जो मैं थर्ड वेव के बारे में बताऊँ आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये थर्ड वेव होगी, ये जो फर्स्ट वेव होगी वो इसको 1.6 टाइम होगी। यानी मान लीजिए ये अगर फर्स्ट वेव 1,000 पॉइंट्स की है, तो ये 1,600 पॉइंट्स की होगी। ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, और जनरली कैलकुलेशन इसी के आसपास भी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे 1,600 तो हो सकता है 1,700 1,800 तक हो जाए, और 1,300 तक हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा कम मान लीजिए 1,400 मान लीजिए, इतना हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि ये थर्ड वेव सिर्फ 800 पॉइंट्स की रह जाएगी। अगर ये थर्ड वेव 800 पॉइंट्स की रह गई, इसका मतलब ये कि हमें एलिट वेव पहचानने में गलती करी है। तो अभी हाँ, मैं उसको अभी अपना जवाब देता हूँ। जो 12,100 और 12,500 है, इसका एक्चुअली जो बेस लेवल अगर हम कैलकुलेट करें, जो इस फर्स्ट फिबोनाची और इसको कैलकुलेट करके हम जब कर रहे हैं, तो इसका जो बेस लेवल क्रिएट हो रहा है वो सब 9,500 के आसपास हो रहा था। तो उसमें ये जो थर्ड वेव है, जो इसमें जो थर्ड वेव है, ये फर्स्ट वेव का अगर हम एक मतलब रफ कैलकुलेशन लेंगे, तो ये लगभग 12,000 टू 100 से 12,100 से 12,500 या 600 के बीच में कहीं जाती है। इसलिए ये मार्केट जो है 12,000, मेरे हिसाब से 12,100 12,500 तक जाएगा। लेकिन कब तक जाएगा ये नहीं कि आज कल परसों या परले रोज़ में चला जाए, मतलब इसमें 5-10 दिन नहीं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकता है। क्योंकि पास्ट में जो ये 1.61 टाइम्स का जो है अचीवमेंट है, ये कहीं बात 9 महीने तक, 10 महीने तक भी में भी आया है, 4-5 मंथ्स में भी आया है। लेकिन जनरली हम मोटा मोटा मान सकते हैं 3-4 मंथ्स में आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक्चुअली काफ़ी बुलिश मूवमेंट में हो सकता है, तेज़ी दिखा दे 2 हफ्ते में भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कब तक पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का हमें पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और उस में मेरे अकॉर्डिंग ये आ जाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरीके से भी कैलकुलेशन करना चाहें करें, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, जो अब वेव्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, जो मैंने आपको कहा था कि वेव वन और वेव टू को पहचानना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये जब बन जाती है ना, उसके बाद ही हम पहचान सकते हैं कि उसके लिए हमें कैलकुलेशन लगानी पड़ती है कि हाँ ये इस तरह का करेक्शन आया, अगर 50% या 38% है, नहीं तो ये फर्स्ट वेव कहाँ क्रिएट हुई होगी, फिर उसके हिसाब से हम थर्ड वेव को कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब पेंस टेकिंग और टाइम टेकिंग सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि आप बैठे और चार्ट पैटर्न को देख के लगा ले, आपको कई सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर ये मेरे हिसाब से फिर ये अचीव मतलब दिख जाता है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जैसे मुझे भी काफ़ी वक्त लगा था शुरुआत में इसको सीखने में, किस तरीके से इसको पहचानते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल्स कैन बी यूज्ड
लेकिन हाँ, हमेशा आप याद रखिए कि कुछ भी मूवमेंट हो सकता है कि जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ब्रेक ही करते हुए निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है। जैसे 10,900 आज के लिए रेजिस्टेंस जोन था, पिछले हफ्ते थे, लेकिन वो 2 दिन में इतना मूवमेंट लिया कि उसको ब्रेक करके और 11,100 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अब इसको ये क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट करता है इस 11,100 को, या इसको भी ब्रेक करके निकल जाता है। ये हम अपने वीडियो में देखेंगे, जो निफ्टी एनालिसिस का हम वीडियो देते हैं उसमें हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक डाटा पैटर्न आए नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए मैं इसको पहले डालूंगा, और उसको वो शायद रात को 9-10 बजे के आसपास, अगर सब कुछ सही रहा, मैं कहीं बिजी ना हुआ, तो आ जाएगा आपको, आपके लिए। जो वेव थर्ड है वो हमेशा जब फर्स्ट और सेकंड वेव बन जाएगी तभी हम उसको पहचान सकते हैं। तो उसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप पहले ही कूद जाएं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, और मतलब आपके अकाउंट के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जो एलिट वेव का पैटर्न है वो मैं एक्चुअली, ये मेरा अपना पॉइंट है, जो मैंने ये सारे पॉइंट लिखे ना वो मेरे अपने पॉइंट है। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ इन सब चीज़ों को देखता हूँ बार बार, कम से कम हफ्ते में एक बार तो मैं देख ही लेता हूँ। मैंने जितने भी आज तक पॉइंट लिखे हैं वो सारे मैं रिवाइज करता रहता हूँ, हर वीकली बेसिस पे या एटलीस्ट मंथली बेसिस पे। तो पूरी की पूरी जो भी मेरी बुक हैं, डायरीज़ हैं, जो भी मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं रिवाइज करता हूँ, ताकि मुझसे कुछ छूटे नहीं या मैं कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ। तो उसमें मैंने लिखा हुआ कि एलिट वेव इज़ जनरली यूज फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो मैं अगर मैं थर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं जनरली कैश सेगमेंट से इन्वेस्ट करता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ, कि हाँ चलो अब 3-4 महीने की गई, और लंबे टाइम की भी गई तो कोई बात नहीं। हाँ, और ये फोर्थ फिफ्थ वेव ये तो मैंने आज तक देखी नहीं है। कहीं कहीं ऑब्जर्व हुई, लेकिन ये ऐसे कोई मतलब क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होती, तो इसके लिए मैं इतना वेट भी नहीं करता, और उसके लिए मैं दूसरी तरह के ट्रेडिंग सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ। और क्योंकि इसमें एक बार मैंने कोशिश करी थी जब शुरुआत में था, 1-2 बार, लेकिन वो मैं उसको नहीं कर पाया था, मतलब पकड़ नहीं पाया था, और मैं समझ गया था कि अब ये इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना तो थोड़े बेवकूफ़ी सी लगी। तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, और मैं जनरली थर्ड वेव तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। उसमें मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ, और भगवान करे आपको भी हो। हाँ, ये एनालिसिस जो मैं मार्केट का एनालिसिस जो मैंने दिया था वो मैंने अपने रिप्लाई में जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बताया था। तो ये एक्चुअली यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। सब्सक्राइबर मतलब जो यूट्यूब में जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हीं को, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछिए, और अगर टाइम हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास सब टाइम था तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। मार्केट इज मूव बियॉन्ड 10,000, जो है 10,900 के लेवल को तोड़ दिया, और 11,100 का लेवल या 11,100 का लेवल ये अचीव, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया। यहाँ पे भी एक्चुअली रेजिस्टेंस है, 11,500 पे भी रेजिस्टेंस है, और 2-3 रेजिस्टेंस और है, वो अब हम देखेंगे अपने एनालिसिस में। वो जो एलिट वेव पैटर्न और फिबोनाची कैलकुलेशन को कंबाइंडली मिला दिया जाए, तो जो मेरा अनुमान है वो है कि 12,100 से 12,500 के बीच में मार्केट जा सकता है लॉन्ग टर्म में। और हम देखेंगे कि मेरा ये कैलकुलेशन कितना सही है, कितना गलत निकलता है। अगर सही निकले तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गलत निकले तो कोई नहीं, देखेंगे हमें इसमें क्या गलती रही। लेकिन मुझे फिर भी अपने पे यकीन है, मैंने आज तक जितना करा है सबसे, कि ये गलत नहीं निकलेगा, ये आएगा। उससे पहले क्या है, काफ़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बने हुए हैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म। अगर हम वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो उससे भी दिखता है, और ये फिबोनाची से पे भी दिखाई दे रहा है, और दूसरे हर्डल्स हैं जैसे ऑप्शन चेन है, उसके उसके कारण भी काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बने हुए हैं। इस बीच में क्या होगा कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उनको मैनेज किया जाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स में जैसे आज के टेक्निकल इंडिकेटर अगर आपने देखा हो RSI का, तो वो बेसिकली नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब वो पॉजिटिव जो मूवमेंट लिया उसको वो नहीं कर रहा, मतलब कंफर्म नहीं कर रहा है। तो वापस से जो शायद 6-7 दिन पहले जो सिचुएशन थी वापस RSI में, और उसमें आ गई है। अब देखते हैं कि RSI कब अपना कमाल दिखाता है, तो ये हम देखेंगे। हाँ, ये भी आपसे सबसे एक्चुअली गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाइक करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो लोग पसंद तो कर रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए, आपको कोई चीज़ अगर लोग पसंद करते हैं तो फिर आपको थोड़ा अच्छा लगता है कि आप उनके लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को उनका फ़ायदा मिले, जो लोग समझ सकें किस तरीके से क्या काम करता है। और बेसिकली ये एजुकेशन मटेरियल तो पूरी तरह से फ्री है, तो आपकी जो कई हज़ारों रुपए की जो खर्च है वो बेसिकली बचेगा इससे। एंड
फाइनली थैंक्स फॉर बियरिंग विद मी। अगर कुछ भी आपको कमी लगती हो, कुछ लगती हो, तो आप कृपया बताएं कि इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलाउड है। अब फालतू का क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है। जैसे मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए, 6 मिनट वेस्ट हो गए, मैंने कहा, भाई अगर तुम्हारे वेस्ट हो गए तो अब आना मत। लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि इसमें ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या इस तरीके से आप और बेटर बना सकते हैं, तो वी आर मतलब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे। अगर हम कोशिश कर पाएंगे तो हम उसको ज़रूर से यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।